नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं सृष्टि शर्मा और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आने वाले 30 मिनट में आपको क्या कुछ बताया जाएगा। सबसे पहले हम नतीजों पे बात करेंगे, जहां पे मार्केट खत्म होने के बाद विप्रो और इंडसइंड बैंक के नतीजे आए थे, कैसे रहे और कल को लेकर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए स्टॉक प्राइस के लिहाज से, इस पे हम बात करेंगे। अन्य स्टॉक्स में आईटीसी पर हम बात करेंगे। 300 का स्तर बस आने ही वाला है, कितनी देर में वो आएगा और उसके आगे की चाल किस तरीके से देखने को मिलेगी, ये इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि लगभग 5 साल की ऊंचाई पर आईटीसी का काउंटर पहुंच चुका है। और इसी के साथ इंडेक्स को लेकर और कौन से स्टॉक्स पर क्या रणनीति होनी चाहिए, ये हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। तो ये है अगले 30 मिनट का प्लान। पर आगे बढ़ते हैं और आज के बाजार पे बात कर लेते हैं। अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार लगातार चौथे कारोबारी दिन अच्छी तेजी पर बंद हुआ, जहां निफ्टी में 180 अंक की हमने बढ़त देखी। 16,520 के पार हमने निफ्टी को जाते हुए देखा। वहीं सेंसेक्स 630 अंकों के उछाल के साथ आज बंद होता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स में भी तेजी देखी, जहां पे लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स में हमने खरीदारी देखी। दिन भर बाजार में क्या हलचल रही और पूरी एनालिसिस के साथ हमारी सहयोगी प्रियंका उत्पल आनंद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, बताइए इंडेक्स के अलावा और कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स थे जो कि आज बस करते हुए नजर आए? देखिए, आज बाजार में आपको एक गैप अप मिला और मेजरली ऑन द ग्लोबल क्यूज फ्रंट, लेकिन कल जो मेजरली ट्रेड्स लेके गए होंगे उनके लिए आज बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा होगा। लेकिन क्योंकि दिन भर आपको इंट्राडे में बहुत बड़े गेन्स नहीं मिले, हार्डली 70-80 पॉइंट्स की रेंज में दिन भर बाजार ने कारोबार किया, लेकिन कल से आप जंप देखेंगे तो वहाँ लगभग 200 पॉइंट्स का जंप है। तो एक्चुअली जो कल ट्रेड्स लेकर गए उनको गैप अप का फायदा मिला और उन्होंने बड़ा पैसा जरूर बनाया होगा। लेकिन आज फिर से तीसरा दिन था जिसमें मेटल और आईटी, जो सबसे वीक सेक्टर्स थे पीछे के ट्रेडिंग सेशंस में, आप देखेंगे उन्होंने आज फिर से कंट्रीब्यूट किया। हमने शुक्रवार को ही देखा था कि कहीं ना कहीं जो बड़ी बुलिश कैंडल्स बनी थी मेटल और आईटी के लिए, वहाँ कुछ रिवर्सल के सिग्नेचर आ रहे थे, ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव हुए और उसके बाद आज तीसरा दिन था जब आपको बड़े मूव्स और बड़ी तेजी दिखी तो इन स्पेसेस से मिली। निफ्टी गेनर्स की आप बात करें, पहले 5 काउंटर में 4 नाम लार्ज कैप आईटी के होंगे, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस। इसी तरह की तस्वीर आपको एफएनओ स्पेस में दिखेगी। वहाँ पर भी आपको क्लियरली प्रोमिनेंटली आपको आईटी पैक के नंबर्स, आईटी स्टॉक्स दिखेंगे, मिड कैप्स आईटी स्टॉक्स दिखेंगे। मेटल में आपको वेदांता एक ट्रेड था क्योंकि डिविडेंड का भी ट्रिगर था, लेकिन इसके अलावा भी आप दूसरे ट्रेड्स देखें मेटल में आपको क्लियरली दिखाई दिए होंगे। सो आज बड़े रीजंस ये रहे, बड़े ट्रिगर्स बाजार को जो मिले वो इन 2 स्पेसेस से मिले। रिलायंस ने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, विंडफॉल टैक्स गेन को चलते जो रिलीफ रैली आपको पूरे एनर्जी पैक में दिखी। रिलायंस में भी गैप अप में काफी हद तक पॉइंट्स कवर हो गए। इंट्राडे में कोई बड़े मूव्स नहीं मिले, लेकिन एटलीस्ट बाजार को सपोर्ट दिया। 2.5% की तेजी के साथ रिलायंस अगर ट्रेड करता है तो ज्यादातर पर मार्केट बुलिश साइड होती है। सो रिलायंस रहा, उसके अलावा ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, यहाँ पर अच्छे खासे शॉट्स पहले के दिनों में हमने देखे हैं, अच्छा प्रेशर देखा है, वहाँ आपको रिकवरी स्ट्रॉन्ग दिखाई दी। एंड ऑन द बैक ऑफ लॉट ऑफ नंबर्स काफी सारा एक्शन आज देखने को मिला। सो कुल मिलाकर आईटी और मेटल और फिर से आपको मिड कैप स्पेस में कुछ नेम्स निकल कर आए, कुछ सेक्टर्स और स्पेसेस निकल कर आए। रियल एस्टेट स्पेस फिर से आपको आज भी वाइब्रेंट दिखा। धन्यवाद प्रियंका, ये पूरे मार्केट का एक्शन हमारे दर्शकों को सारांश में बताने के लिए। पर चलिए अब अपने एक्सपर्ट्स को भी जोड़ते हैं और उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ आज फंडामेंटल एनालिसिस और फंडामेंटल व्यू देने के लिए आस्था जैन जुड़ चुकी हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितिकेश पावस्कर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पे। सबसे पहले नितिकेश, मैं मार्केट पे आपसे रणनीति जानना चाहूँगी। आज अगर हम सबसे पहले एफआईआई डीआईआई का डेटा देखें तो एफआईआई ने लगातार तीसरे दिन कैश मार्केट में खरीदारी की है और ये जो नंबर है वो 1780 करोड़ पे गया है। मुझे याद नहीं कि हाल फिलहाल उन्होंने इतनी अच्छा नंबर कब पोस्ट किया था। दूसरी बात कि मार्केट्स ने आज बहुत अच्छे लेवल्स छुए हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी 36,000 पे हमें आता हुआ दिखा, वहीं निफ्टी ने 16,500 का भी स्तर अच्छे तरीके से क्रॉस किया। आगे के लिए किस तरीके की चाल देखने को मिल सकती है? क्या इन स्तरों पे और भी अपसाइड आप देख रहे हैं? यहाँ पे नए लॉन्ग्स लेने चाहिए या अभी थोड़ा सा थमना चाहिए मार्केट की रुकावट को, या फिर एक आप बिकवाली का ट्रेड देख रहे हैं? तीनों ही आपके सामने विकल्प हैं, आप किसके साथ जाना चाहेंगे?
जरूर मैम, अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी हो, एफआईआई हो या फिर ग्लोबल क्यूज हो, अभी सभी जगह पे पॉजिटिवनेस इतना है कि भर भर के हम लोग बाइंग करने का सोच रहे हैं। लेकिन मेरा एक यहाँ पे कहना होगा कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा, वेट एंड वॉच करना होगा। आज ही मैंने मेरे क्लाइंट्स को शॉर्ट साइड का रिकमेंडेशन दिया है कि यहाँ पे जो भी आपके लॉन्ग्स होंगे वहां पे प्रॉफिट बुक कर लो और आप शॉर्ट साइड के ट्रेड जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अगर हम लोग देखेंगे 15,200 के बाद मार्केट ने वन वे मोमेंटम दिखाया है 16,000 के आसपास, और लास्ट 3-4 दिनों से एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें मार्केट में देखने को मिला है। लेकिन 16,600 से लेके 16,660 ये निफ्टी के लिए काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। कल भी मैं शो कर रहा था मॉर्निंग में, तभी भी मैंने क्लियर किया था मार्केट में मुझे ऊपर के लेवल पे बिकवाली करके जाना है, मुझे तेजी में पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो ये जो लेवल है ये सेलिंग के लिए बेस्ट है। यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी आप क्या कर सकते हो, सेलिंग साइड बना के जा सकते हो। और रही बैंक निफ्टी की बात, निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव लग रहा था, लेकिन 36,300 से लेके 36,150 ये एरिया जो है वो प्रॉफिट बुकिंग का एरिया है। यहाँ पे हमें लॉन्ग्स जो है वो बुक करने चाहिए और यहाँ पे आप फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग्स जो है जितने भी आपके एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स हैं वहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस काटें, और दूसरा कुछ शॉर्ट साइड के भी ट्रेड हम खोज सकते हैं। चलिए आपसे ज़रूर जानेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं, पर आइए पहले बात करते हैं विप्रो के नतीजों की। आईटी दिग्गज विप्रो ने अपने नतीजे घोषित किए हैं। मार्केट बंद होने के बाद ये नतीजे आए थे, जहाँ पे अगर हम देखें तो काफ़ी निराशाजनक नतीजे आए हैं, पर मैनेजमेंट की जो कॉमेंट्री है वो पॉजिटिव साइड पे है, क्योंकि एक छोटे बेस को लेकर उन्होंने गाइडेंस दी है, तो वो नंबर अच्छा लग रहा है। पर क्या कुछ सामने निकल कर आया है, कैसे रहे अनुमान के मुकाबले ये नंबर्स, ये पूरी डिटेल्स हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे लिए लेकर आई हैं। पूजा, बताइए किस तरीके के नंबर्स देखने को मिले विप्रो से? काफ़ी मिले जुले नंबर्स आए हैं विप्रो के, लेकिन ज़्यादातर पैमाने पर देखेंगे तो जो नंबर्स आए हैं वो हमारे अनुमान से कमज़ोर हैं, लेकिन गाइडेंस के फ्रंट पर नंबर्स थोड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि काफ़ी मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले विप्रो में। रुपी टर्म्स में अगर बात करेंगे तो आय में जो बढ़त हुई है वो करीब 3.2% की हुई है। हम 3.3% के बढ़त का अनुमान कर रहे थे। डॉलर टर्म्स में जो आय में बढ़त हुई है वो केवल 0.5% की हुई है। हमारा अनुमान करीब 1.5% की बढ़त का था, तो काफ़ी, और जो गाइडेंस भी दी थी उससे ज़्यादा कमज़ोर यहाँ पर एक ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन के फ्रंट पर काफ़ी ज़्यादा निराशा हाथ लगी है। 16.5% का हम अनुमान कर रहे थे, लेकिन उसके सामने करीब 15% का नंबर कंपनी ने पोस्ट किया है, तो उस फ्रंट पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर आंकड़े हैं, और मुनाफा भी हमारे अनुमान से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। गिरावट का हमें अनुमान था, हम अनुमान कर रहे थे कि 4% की यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके सामने देखिए 2,950 करोड़ के सामने जो फिगर्स आए हैं वो 2,560 करोड़ के आसपास के आए। तो इन फ्रंट पर नंबर्स हमारे अनुमान से कमज़ोर हैं, लेकिन जो गाइडेंस दी है वो थोड़ी बेहतर नज़र आ रही है। कांस्टेंट करेंसी Q2 के लिए जो गाइडेंस दी है कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ के लिए, वो करीब 3 से 5% की दी है। हम जो अनुमान कर रहे थे वो 2.5 से 4.5% का था, तो उस फ्रंट पर नंबर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की अगर बात करें इस तिमाही में तो 2.3% का हम अनुमान कर रहे थे, और उसके सामने 2.1% के आंकड़े इस बार देखने को मिले। हालांकि जो कमेंट्री आ रही है मैनेजमेंट की तरफ से वो कुछ पॉजिटिव है। सीईओ को कहना है कि 15% के जो मार्जिन फिगर्स आए हैं इस तिमाही वो बॉटम आउट हो चुके हैं, अब यहाँ से सुधार देखने की उम्मीद की जा रही है। और सीईओ और एमडी का कहना है कि इस बार की जो ऑर्डर बुकिंग है वहाँ पर 32% की ग्रोथ नज़र आई है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर है। तो डील पाइपलाइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो कुछ पैमानों पर देखेंगे तो नंबर्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, हमारे अनुमान से बेहतर। लेकिन जो फर्स्ट एक आया है नंबर का इस तिमाही की अगर नंबर्स की बात करें तो अनुमान से कमज़ोर, तो काफ़ी मिले जुले नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन स्टॉक हो सकता है कि मार्जिन पर रिएक्ट करता हुआ नजर आए, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। 15% के मार्जिन फिगर्स जो इस बार आए हैं उस पर शायद स्टॉक कल रिएक्ट कर सकता है। धन्यवाद पूजा, ये सारे नंबर्स दर्शकों के लिए ब्रेक डाउन करने के लिए। पर आस्था, एक बार आपसे जानना चाहेंगे, पूजा ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कौन से पैमाने पे कंपनी ने आउट परफॉर्म किया, कहाँ पे निराशा हाथ लगी। आपको क्या लगता है कल अगर स्टॉक प्राइस के लिहाज से सिर्फ हम बात करें
तो क्या रिएक्शन देखने को मिल सकता है? क्या इन्वेस्टर्स जो हैं अभी के नंबर्स जो कि निराशा हाथ लगी है उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, या फिर जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है उसको वो काफ़ी अच्छे तरीके से लेंगे? क्योंकि हाल फिलहाल हमने देखा है, देखिए लंबा ट्रेंड देखें तो आईटी निराश ही कर रहा है, पर हाल फिलहाल कुछ आईटी काउंटर्स बढ़ते हुए भी नजर आए हैं। आप कैसे देखती हैं इसे? गुड इवनिंग सृष्टि। देखिए सृष्टि, जितने भी अभी नंबर्स आए हैं, स्पेशली जो मिड कैप आईटी कंपनीज है, उन्होंने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है। और जब उनके रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे तो उन्होंने नतीजे उम्मीद से बेटर ही दिए थे। चाहे से मैं यहाँ पे माइंडट्री की बात करूं या मैं दूसरे काउंटर जिसमें कि एल&टी इन्फोटेक शामिल है उसकी बात करूं। अब अगर मैं बात करती हूँ विप्रो की, तो विप्रो में एक चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए, मार्जिन अभी उम्मीद से कम आए हैं और इनफैक्ट Q2 में ये लोग वेज हाइक करते हैं। तो अब जो Q2 के नतीजे आएंगे वहां पे वेज हाइक का भी एक इम्पैक्ट साथ में हमें देखने को मिलेगा। ऑल्दो गाइडेंस यहाँ पे कंपनी ने अच्छी दी है, लेकिन हमें ये भी चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि वेज हाइक का इम्पैक्ट Q2 में आएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसके बावजूद अगर इसी क्वार्टर में मार्जिन थोड़े से वीक आते हैं तो वो शायद मार्केट्स को इतने ज्यादा पसंद नहीं आए। और रिजल्ट्स क्योंकि उम्मीद से थोड़े से कमजोर हैं, तो मार्केट्स को वहां पे भी थोड़ी सी निराशा हाथ लग सकती है। ओवरऑल मुझे लगता है कि विप्रो में हो सकता है आने वाले दिनों में थोड़ा सा हम एक सॉफ्टनेस देखें स्टॉक प्राइसेस में। तो मेरे हिसाब से विप्रो में अभी बाइंग ना करें, क्योंकि जो दूसरे आईटी काउंटर्स हैं वो विप्रो के कंपैरिजन में ज्यादा अट्रैक्टिव बनते हैं, जिसमें माइंडट्री मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स इन्होंने दिए हैं, मुझे लगता है ये एक ज्यादा बेटर काउंटर है। तो विप्रो के नतीजे मुझे तो लगता है इतने ज्यादा मार्केट्स को पसंद नहीं आएंगे, इसलिए नई बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। और लिया हुआ है तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए और Q2 का अब तो नतीजों का वेट करना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री तो यही थी कि बॉटम आउट हो रहा है। तो देखते हैं Q2 में किस तरह से ये लोग नतीजे पेश करते हैं। ओके, धन्यवाद आस्था। काफ़ी अच्छे तरीके से आपने बताया कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि Q2 के भी इनके मार्जिन्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। हालांकि मैनेजमेंट पॉजिटिव है, बट स्टिल वेट एंड वॉच थोड़ा सा रखना चाहिए। अभी विप्रो में एंट्री करने का सही समय नहीं है। हो सकता है कि थोड़ी सी एक और डाउनवर्ड ट्रेंड ये पर्टिकुलर काउंटर दिखाए। तो ये थी रही विप्रो की बात, बट एक और काउंटर हमारे फोकस में लगातार है, कई समय से है। अगर आप बोलें तो इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक किसी स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को खुश किया है तो वो है आईटीसी, जहां पे आज आईटीसी की एजीएम भी थी और कंपनी के चेयरमैन संजीव पुरी ने काफ़ी अच्छे बयान दिए हैं वहाँ पे, जहाँ पे उनका कहना है कि वैल्यू बढ़ाने वाले जो बिजनेसेस हैं उनका वो आने वाले समय में अधिग्रहण करेंगे। सिगरेट कारोबार को लेके भी उनकी कमेंट्री आई है और जो उनका एफएमसीजी काउंटर है वो आने वाले टाइम में 5 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है और इसके लिए उन्होंने साल 2030 तक का लक्ष्य डिफाइन किया है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने एजीएम में, आइए सुनते हैं। Some segments being progressively scaled up, such as Natural Action Nemile floor cleaners and ITC MasterChef frozen snacks. We continue to incubate new engines of growth to create beachheads in areas that hold promise for the future. In addition, value accretive acquisitions like Sunrise Spices and investments in tech-enabled startups like Mother Splash and Milo in the fast-evolving spaces like mother and child care will provide new vectors to accelerate growth. As we achieve scale for your company's FMCG portfolio, it is also our aspiration to take these world-class brands to overseas markets. In recent years, we have established distribution agreements abroad, enabling appreciable progress of exports of ITC's proudly Indian brands to over 60 countries. Over time, such exports will make a substantial contribution to the growth of your company's value-added FMCG portfolio. ठीक है, तो आईटीसी के टॉप बॉस का बयान, जहां पे एक्सपोर्ट्स को लेके भी उन्होंने काफ़ी अच्छी रणनीति बताई, क्या कुछ कदम उठा रही है कंपनी। पर नीतिकेश, एक बार आपसे जानना चाहेंगे, अगर आईटीसी का चार्ट देखें तो लगातार एक रनअप दिखा रहा है वो, बट 5 साल की ऊंचाई के स्तर पे अभी भी नहीं पहुंचा है। हम इसे कह रहे हैं कि काफ़ी नज़दीक है वो 5 साल के हाइस के आसपास, पर जिस मोमेंटम से ये भाग रहा है, आपको लगता है कि 5 साल और उसके ऊपर के भी स्तर आईटीसी में देखने को मिल सकते हैं?
जी मैम, अगर ये स्टॉक को मैंने 217 या फिर 220 से कंटिन्यूअसली क्लाइंट को रेकमेंड करता आ रहा हूँ और इसमें जो मेरा टारगेट है वो 550 रुपए का है। अगर हम लोग इसका मंथली चार्ट को देखेंगे तो क्लियर कट एक ब्रेकआउट देखने को मिला है हमें 240 के ऊपर, और वो भी वो स्टॉक उसको होल्ड कर रहा है। किसी भी गिरावट में उसको हमें क्या करना होगा, एक्यूमुलेट करना होगा, और इतना अच्छा तरीके से भाग रहा है तो इसको बेचे ना, पोर्टफोलियो में इसको जरूर ऐड करके रखे। हालांकि मैंने मेरे पर्सनल अकाउंट में कल मुझे लगा था कि थोड़ा सा इसमें वीकनेस देखने को मिल सकता है, तो वहां पे कुछ कॉल शॉर्ट करवाए थे, तो अभी उसका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर है या फिर आईटीसी का स्ट्रक्चर है वो काफी मुझे बुलिश लग रहा है। हर गिरावट में हमें क्या करना चाहिए, उसमें इन्वेस्ट करना होगा। 260 अगर मिलता है तो ब्लाइंड बाय होगा आईटीसी मेरे लिए। यहाँ पे थोड़ा सा रुकावट 307 या फिर 310 के आसपास स्टॉक रुक सकता है, लेकिन अगर ये स्टॉक 310 के ऊपर सस्टेन करना चालू कर देगा तो इजीली हमें 10 से 15 दिन में ये फिर से 330 या फिर 350 का जो प्रीवियस हाई है उसकी तरफ जाते हुए मुझे लग रहा है। ओके, तो ये थी आपके लिए आईटीसी पे क्या होनी चाहिए रणनीति। नीतिलेश ने काफ़ी अच्छी तरीके से बताया कि कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। पर निफ्टी कंपनी इंडसइंड बैंक के भी मार्केट बंद होने के बाद नतीजे आए, जिसने अपनी पहली तिमाही के नतीजों में काफ़ी सरप्राइज किया। अगर देखें उनका प्रॉफिट नंबर तो कुछ 1600 करोड़ के आसपास हमने उसका मुनाफा आते हुए देखा, हमारे अनुमान से कई ऊपर था। हालांकि एसेट क्वालिटी थोड़ी सी खराब होती हुई जरूर नजर आई। आइए काम करते हैं, हर्ष के पास चलते हैं, मेरे सहयोगी जो कि इंडसइंड बैंक को क्लोजली ट्रैक करते हैं, और उनके से जानते हैं किस तरीके के नंबर्स देखने को मिले। हर्ष। इंडसइंड बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम नंबर आया अराउंड 4126 करोड़ पे आया है, 15.9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है, और अराउंड 5 to 6% हमारे एक्सपेक्टेशन से बेटर आया है। जब हम अदर इनकम को देखें वो अराउंड 1550 करोड़ के आसपास आने की अपेक्षा थी, वो 1932 करोड़ आया है, तो उसमें एक अच्छा खासा एक्सपेंशन आया है। और उसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा आया है, 31 करोड़ पे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, अराउंड 8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने दिखाया है। और प्रोविजंस का जो नंबर है वो अराउंड हमारे एक्सपेक्टेशन से 10% ज़्यादा है, अराउंड 1250 करोड़। पर फिर भी वो जो अदर इनकम का नंबर है वो पूरा का पूरा पैट पे ट्रांसलेट हो रहा है, तो वो जो पैट का नंबर है अराउंड 1631 करोड़ पे आया है, 60% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, 16.5% सिक्वेंशियल ग्रोथ, तो पैट का नंबर काफ़ी अच्छा आया है। जब हम एनपीएस को देखें तो जीएनपीएस स्लाइटली ऊपर ट्रेंड हुआ है, अराउंड 0.1% से ऊपर ट्रेंड हुआ है। जीएनपीएस अभी 2.35% पे आया है, और एनएनपीएस भी स्लाइटली हायर, अराउंड 0.03%, एकदम मार्जिनली हायर, तो वो नंबर अराउंड 0.67% पे आया है। आरओएस काफ़ी स्ट्रॉन्ग 1.73% का क्लॉक करते हुए, और लिक्विडिटी काफ़ी सारा, कैपिटल एडिक्वेसी काफ़ी अच्छा, कैपिटल एडिक्वेसी इनफैक्ट 18.1% पे आया है, और जो कि 18.4% पे लास्ट क्वार्टर में था, पर वो एडवांसेस के ग्रोथ की वजह से स्लाइटली लोअर ऑफ कोर्स, पर वेल विद इन स्टैट्यूटरी लिमिट्स। अच्छा कैपिटल एडिक्वेसी 18.1% पे, ओवरऑल अच्छे सेट ऑफ नंबर्स इंडसइंड बैंक से। धन्यवाद हर्ष पूरी डिटेल्स देने के लिए। पर आस्था, आपसे एक बार फिर से नतीजों पे ही बात करना चाहेंगे। इंडसइंड बैंक आप कैसे देख रही हैं? देखिए ये बैंक काफ़ी सुर्खियों में भी रहता है। अगर हम इसकी बात करें तो अभी प्रॉफिट नंबर पे इसने ज़रूर सरप्राइज किया है, पर प्रोविजंस इस बार कम होते हुए नज़र आए हैं, और दूसरी साथ इसकी जो एसेट क्वालिटी है वो भी थोड़ी सी डिटोरिएट हुई है। आप कैसे देखती हैं इससे? और एक बार फिर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कल के लिए, क्योंकि हम ये शो कल की तैयारी कर रहे हैं, कल के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए इंडसइंड बैंक पे? आपको क्या लगता है कैसे स्टॉक रिएक्ट करेगा? देखिए सृष्टि, मेरे हिसाब से कल और आने वाले दिनों के लिए मुझे लगता है इंडसइंड बैंक पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, क्योंकि एक जो इम्पोर्टेंट रेशियो होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन का, वह हमारी उम्मीद ये थी कि ये फ्लैट रहेगा, पर 4.21% के आसपास जो ये निम आया है,
ये फ्लैट नहीं है, एक स्लाइट इंक्रीज है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर और एज कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में शायद 4.20 था और लास्ट ईयर में जहां तक मुझे याद आता है इट वाज 4.12 और सो। आई माइट बी रॉन्ग फॉर लास्ट ईयर्स नंबर, लेकिन मुझे अच्छे से ध्यान है लास्ट क्वार्टर में इट वाज 4.20। तो 4.20 से 4.21% निम में इजाफा हुआ है, वो पॉजिटिव है। दूसरी तरफ नेट इंटरेस्ट इनकम जहां हम मान के चल रहे थे 14% के राइज के साथ आएगी, वहां पे हमने 16% का राइज देखा है और 4100 के आसपास मेरे हिसाब से यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम आई है। ये भी हमें पॉजिटिवली सरप्राइज कर रही है। और प्रॉफिट में भी हमने जो यहाँ पे देखा है उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छे नंबर प्रॉफिट में दिखाए हैं। मेरे हिसाब से हम लोग 48% के आसपास प्रॉफिट की ग्रोथ मान रहे थे और वहां पे भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। नंबर्स ठीक है, लेकिन ये एसेट क्वालिटी को लेके थोड़े से कंसर्न्स हैं, बट मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड ये कंसर्न्स भी कम होते हुए नजर आएंगे। सो ऑल इन ऑल नंबर्स मुझे यहाँ पे ठीक लग रहे हैं और मुझे लगता है कल और आने वाले दिनों में ये स्टॉक एक तेजी की तरफ हमें मूव करता हुआ नजर आएगा। कल किसी भी वजह से अगर स्टॉक नीचे जाता है तो मैं खरीदारी करने का ही एक चांस मानूंगी और इसमें जो हम लोगों के टारगेट्स हैं वो लॉन्ग टर्म के 950 के हैं, तो उस हिसाब से बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हम इंडसइंड बैंक में रेकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडसइंड बैंक हो सकता है कल पॉजिटिवली रिएक्ट करे और बाय ऑन डिक्लाइंस की यहाँ पे आपको रणनीति अपनानी है। कई सारे नतीजे आए हैं, उन पे ही एक बार चर्चा करेंगे। हैवल्स ने भी अपने नंबर घोषित किए हैं, जहाँ पे कंपनी की जो इस बार आय देखें तो वो करीब 4230 करोड़ पे हमें आते हुए दिखी है। ये अनुमान से बेहतर थी, बट इसके अलावा जो हम अनुमान लगा के चल रहे थे मुनाफे का, इबिटा और मार्जिन्स का, इन तीनों ही नंबर्स पे कंपनी ने निराश किया है। प्रॉफिट इनका 242 करोड़ पे आया है, हमारी उम्मीद थी कि 318 करोड़ रहेगा। और वहीं मार्जिन अगर देखें तो वो 8.5% पे आए हैं और हम उम्मीद कर रहे थे कि ये आंकड़ा करीब 12% पे रहेगा। आज मार्केट की तेजी में भी इस पर्टिकुलर काउंटर ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया, हालांकि एक डाउन ट्रेंड ही दिखा रहा था। नितिलेश, आपसे एक बार जानेंगे हैवल्स कैसा लग रहा है आपको चार्ट्स पे? क्या मार्केट कुछ अंदेशा कर रहा था कि नतीजे थोड़े से खराब रहेंगे? और अगर जो निराशा हाथ लगी है, अगर ये उम्मीद करें कि मार्केट नीचे ये काउंटर नेगेटिवली रिएक्ट करेगा, तो कौन सा ऐसा स्तर होना चाहिए जो कि ध्यान में रखना चाहिए? अगर लास्ट कुछ 4-5 दिनों से अगर हम लोग देखेंगे, जो कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर इसमें बना था वो काफी वीकनेस दिखा रहा था। उसको ऊपर जाना तो था लेकिन इतना स्ट्रांगली ऊपर नहीं जा रहा था। और लास्ट 5 से 6 दिनों की जो तेजी है वो एक ही दिन में क्या हुई है, वाइप आउट हुई है। अभी जो इम्पोर्टेंट लेवल इसके लिए आता है वो है 1210 से लेके 1190। इस लेवल के नीचे अगर ये क्लोजिंग देने में सक्षम होता है तो फिर से हम लोग 1070 से लेके 1050 ये लेवल देख सकते हैं। ऊपर की अगर हम लोग बात करेंगे, ये जब तक काउंटर 1320 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक इसमें आप खरीदारी की कोई भी राय नहीं होगी। ठीक है, तो 1300 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होता है तो हैवल्स में आपको खरीदारी नहीं करनी है। नतीजे भी निराशाजनक आए थे। पर चलिए, अब वक्त चला है वीआईपी शेयर्स का, उस पे नजर डालेंगे। ठीक है, अब अपने दोनों ही गेस्ट से उनके वीआईपी शेयर्स जानने का वक्त तो चला है। आस्था, सबसे पहले आपसे जानेंगे कौन से हैं वो स्टॉक्स जो कि आपकी लिस्ट में शामिल हैं। देखिए, एक स्टॉक पे मैं रिकमेंडेशन दे रही हूँ और मुझे लगता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में भी ये अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। स्टॉक का नाम है टाटा एलेक्सी और कल के ट्रेडिंग सेशन या फिर आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में जो हम यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं वो 8800 का है। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इस तरह का जहाँ पे कि पूरा एक इंडस्ट्री आउटलुक इतना अच्छा नहीं था आईटी का, फिर भी इन्होंने लगातार 5 या 6 क्वार्टर से अच्छे नतीजे पेश किए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है और यहाँ पे एक नजर बनाई जा सकती है 8800 के फर्स्ट टारगेट के लिए। ठीक है, तो 8800 का पहला टारगेट, 6 से 12 महीने का नजरिया, टाटा एलेक्सी पे आस्था की पिक है। नितिलेश, आपका कौन सा है वीआईपी शेयर? मैम, मैं 2 कॉल देना पसंद करूंगा। एक होगा बाय साइड का, वो होगा कोल इंडिया का। अगर हम लोग इसका मंथली चार्ट देखेंगे तो अच्छा खासा ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है।
202 रुपए का लेवल जैसे ही ब्रेक कर देगा तो इसमें हमें बाइंग करके जाना है। 207 रुपए के ऊपर और क्वांटिटी ऐड करें। स्टॉप लॉस की अगर हम लोग बात करेंगे तो 190 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ऊपर में टारगेट 225 से लेके 230। और जो नेक्स्ट काउंटर मेरा वो है अडानी एंटरप्राइज का। मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा सा डैमेज मुझे देखने को मिल रहा है अडानी एंटरप्राइज में। 2450 के नीचे ये स्टॉक जैसे ही निकलेगा तो हमें इसमें क्या करना है, बिकवाली करना है। 2480 या फिर 2490 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को क्या करें, मेंटेन करेंगे। नीचे में टारगेट जो होंगे वो 2380 से लेके 2360, ये दो टारगेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। दोनों जो स्टॉक्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए वो ऑलरेडी मैंने क्लाइंट्स के साथ पोजीशंस शेयर किए हैं। ओके, धन्यवाद नितिलेश। तो कोल इंडिया बाय की रिकमेंडेशन आ रही है और साथ ही अदानी एंटरप्राइज पे एक शॉर्ट कॉल नितिलेश की तरफ से। इसी के साथ आस्था और नितिलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी दर्शकों को उनकी मदद करने के लिए कि कैसे करें कल की तैयारी। पर इस शो में फिलहाल इतना ही, पर और अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ईटीना स्वदेश के साथ। नमस्कार।